नमस्कार दोस्तों, 23 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 द हिंदू के आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है ब्रेकिंग द लॉक जैम, हैंडिंग ओवर द बैटन। यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब की काफी तारीफ की जा रही है और पीडीटी आचार्य साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 नामों को रिकमेंड किया है। तो एक गो में 9 नामों को रिकमेंड करना ये बड़ी बात है। और ये जो 9 नाम है इनमें डाइवर्सिटी इतनी अच्छी है कि ओवरऑल ये अपॉइंटमेंट काफी वैलिड नजर आ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से कॉलेजियन सिस्टम काम करता है, एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे क्या रोल है, एनवी रमन्ना साहब ने यहाँ पे क्या अच्छा काम किया, इसके बारे में पीडीटी आचार्य साहब ने बताया। अच्छा आर्टिकल है और डेफिनेटली हमारे एनवी रमन्ना साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग ढंग से देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं अफगान कोलैप्स, फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अफगानिस्तान की क्राइसिस से रिलेटेड जो बाइडेन का काम, डोनाल्ड ट्रंप का काम, ओवरऑल क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, तो एक दो पॉइंट्स इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। तो वही जो आपकी सीबीआई प्रोब अभी रिकमेंड की गई, मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जो मेजर मर्डर और रेप के केसेस उसमें सीबीआई इंक्वायरी और बाकी सारे केसेस में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, राज्य के जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी, और वो इंक्वायरी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इशू है ना पोस्ट इलेक्शन वायलेंस का वेस्ट बंगाल में, उसको यहाँ पे एक रिकैप दिया गया छोटा से, तो इस रिकैप को देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कर्बिंग डेल्टा। तो भाई हमारे देश में ओवरऑल इस समय पे कोरोना के कितने इन्फेक्शंस चल रहे हैं, केरला में इतने ज्यादा इन्फेक्शंस क्यों आ रहे हैं, इंसाकॉग कितना काम कर रहा है, और इंसाकॉग ने जो भी जेनोमिक सीक्वेंसिंग की है, जो भी कोरोना वायरस के सैंपल्स में ये देखा है कि भाई कौन सा म्यूटेंट है कौन सा म्यूटेंट नहीं है, उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे खंगालने की कोशिश करेंगे। और जो आज का लास्ट आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे है। यहाँ पे इस आर्टिकल में इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ, इस कोविड-19 के फैलने के चलते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हमने फोकस डालना बंद कर दिया। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेंटल हेल्थ डिजीजेस, ओल्ड एज डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन से कितने इफेक्ट हुए उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ बात की, तो काफी अच्छा आर्टिकल है। रघुपति अंचला जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, प्रोफेसर है पब्लिक हेल्थ, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इतने आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, एक एक करके देखते हैं। उससे पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो तनुजा परदेशी ने हमको ज्वाइन किया है, हार्दिक सैनी ने हमको ज्वाइन किया है और विवेक डिमरी ने हमको ज्वाइन किया है। तो तनुजा परदेशी, हार्दिक सैनी एंड विवेक डिमरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स टू माय चैनल एज ए मेंबर। थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हुए अब तक चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलती है, जो मेरे करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ मिलती है। करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं सुबह अपलोड कर चुका हूँ। वैसे तो मंडे को क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है, ठीक है ना। आप देखो को एडिटोरियल में भी जो आर्टिकल्स हैं वो पहले की करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। नई न्यूज़ संडे को ज़्यादा आती नहीं है, तो उसके चलते मंडे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़ थोड़ी कम होती है, हर बार का ट्रेंड है। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे के लगभग काफ़ी न्यूज़ आती है, तो मोस्ट ऑब्ली कल परसों काफ़ी न्यूज़ आएंगी। बहरहाल जो आज है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेड 9% सेना को। चूंकि यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काम क्या है कि भाई इस कॉलेजियम ने एक बार में 9 जजेस की रिकमेंडेशन की टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक एक बार में 9 जजेस की रिकमेंडेशन हुई हो ऐसा नहीं हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ। तो अगर यहाँ पे ये जो 9 जजेस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो कंप्लीटली फिल हो जाएंगी आपकी सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी। बस एक वैकेंसी बचेगी जो कि आगे खाली होने वाली है। तो सबसे खास बात यह है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्क प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। टोटल जो असाइंड स्ट्रेंथ है वो 34 है, लेकिन काम केवल 25 लोग कर रहे थे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वैकेंसीज के भरने के साथ वर्क प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। और सबसे खास बात यह है कि ओवरऑल वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको लेके पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी काफी कोशिश कर चुके हैं। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर साहब थे, ये तो रोने ही लगे 2016 में। एक फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बैठे थे, तो रोने लगे टीएस ठाकुर साहब।
मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे ठाकुर जी की काफी परेशान है, बहुत हेल्पलेस हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, हाई कोर्ट की वैकेंसी फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो जो काम बाकी के सीजीआई नहीं कर पाए वो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने कर दिया है। और एनवी रमन्ना साहब की देखिए एक्चुअली बहुत सारे क्वार्टर्स में काफी तारीफ की जा रही है। ओवरऑल एनवी रमन्ना साहब बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों को उठा रहे हैं। पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये काफी हद तक प्रो गवर्नमेंट है, लेकिन एनवी रमन्ना साहब का जो काम है यहाँ पे उसको देख के ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई जुडिशरी इस समय पे थोड़ा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है एनवी रमन्ना साहब के अपॉइंटमेंट में अभी, तो इनके अपॉइंटमेंट होने के साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि जिन 9 जजेस के नाम रिकमेंड किए गए ना, उसमें से काफी ऑनेस्ट लोग भी हैं, वो जजेस हैं जो अपने डिसीजंस के थ्रू काफी कुछ अच्छा कर चुके हैं, लोगों के लिए पब्लिक गुड कर चुके हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लग रहे हैं इनके द्वारा सजेस्टेड नाम्स। सबसे खास बात यह है। अगर आप बात करो हमारे संविधान की, तो आर्टिकल 42 क्लॉज 1 की बात करिए तो उसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। ठीक है भाई, और अगर लोगों को कंप्लीट जस्टिस देने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग हैं हमारे देश के वो सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे फोरम की तरह देखते हैं जहां पे कंप्लीट जस्टिस मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट जस्टिस तब मिलेगा जब बहुत लायक लोग और इनफ क्वांटिटी में लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों। और खास बात यहाँ पे ये है कि जब इस कॉलेजियम ने अभी के लिए अपॉइंटमेंट किए, एक्चुअली अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ये कॉलेजियम नाम सजेस्ट करता है। तो ये जो कॉलेजियम ने नाम सजेस्ट किए हैं ना, ये नाम काफी सोच समझ के, काफी एक्स्ट्रा केयर के साथ, काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जिन लोगों के भी नाम यहाँ पे सजेस्ट किए गए वो काफी सूटेबल है अपनी पोस्ट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कॉलेजियम की तारीफ की जा रही है। देखिए कॉलेजियम के लिए भी नाम सजेस्ट करना आसान नहीं होता। कॉलेजियम में सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जुडिशरी के, और ये जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ये अपने ही लेवल पे काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जुडिशरी को। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज है नो डाउट, बट उसके अलावा जो बाकी जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट, वो भी कम दिग्गज नहीं है। ठीक है, वो भी कम दिग्गज नहीं है, वो भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, वो भी उतने ही समझदार हैं, दिमाग वाले हैं। और हो सकता है कि जो कॉलेजियम के अंदर 5 लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, इनके खुद के भी मतभेद रहे हो, इनके खुद के भी कुछ रिजर्वेशंस रहे हो कि नहीं भाई ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है। तो ओवरऑल भले ही आप सरकार को हटा दो, सरकार का तो खैर यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, कॉलेजियम के अंदर भी अपॉइंटमेंट्स को लेके काफी बहस हो सकती है कि मैं इस कैंडिडेट को चाहता हूं, इस कैंडिडेट को नहीं चाहता हूं। सबसे खास बात इन 9 अपॉइंटमेंट्स में यह है कि ओवरऑल कॉलेजियम ने कंपैरेटिवली बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है, और यह सबसे बड़ी बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एडमिरेबली वेल परफॉर्म किया है, और एनवी रमन्ना साहब की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पहली फॉर्मल मीटिंग हुई कॉलेजियम की, और उसी पहली फॉर्मल मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया गया कि हाँ भाई हम इन 9 जजेस के नामों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बाद में एनवी रमन्ना साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि भाई मीडिया रिपोर्ट्स हमारे कंफर्म करने से पहले ही नाम छाप दे रही हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था इररिस्पांसिबल मीडिया एथिक्स को लेके। और पीडीटी आचार्य साहब जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इनका क्या बोलना है? ये बोल रहे थे कि जब मैं सेक्रेटरी जनरल था लोकसभा का, तो मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को असिस्ट करता था, और ये बता रहे हैं कि मैं उस समय पे स्पीकर के स्ट्रगल्स को देखता था। जब भी पार्लियामेंट में बहस चल रही होती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप देखते हो कभी कभी किस प्रकार का बवाल होने लगता है। तो ऐसे समय पे स्पीकर को चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेम कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कॉलेजियम में हो सकता है सीजीआई एनवी रमन्ना साहब को भी फेस करनी पड़ी हो। तो एक तो जुडिशरी वैसे ओवरबर्डन्ड है, उसमें से भी अपॉइंटमेंट का काम है उनके पास कॉलेजियम का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब की तारीफ करनी चाहिए, और भर भर के यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं कौन? आपके पीडीटी आचार्य साहब। फिर यहाँ पे बात की जा रही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके पैरामीटर्स को तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में सबसे क्रूशियल कंसीडरेशन होता है वो होता है मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, और कंसीडरेशन ऑफ द मेरिट शुड बी डन without giving room for any criticism that the selection was whimsical, fanciful or arbitrary or tainted with any prejudice or bias। तो कुल मिला के अगर आप कॉलेजियम सिस्टम में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नाम रिकमेंड कर रहे हो तो मेरिट के हिसाब से रिकमेंड करोगे, पहली चीज, और जो भी रिकमेंडेशन जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेरीनेस, प्रेजुडाइस, बायस नजर नहीं आ रहा है। तो खास बात यहाँ पे यह है कि मेरिट इज द एबिलिटी ऑफ द जज टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस, मतलब एक पर्टिकुलर जज किस हद तक कंप्लीट जस्टिस को डिलीवर कर सकता है, ये होती है मेरिट। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है,
और यहां पे मेरिट किस हिसाब से तय करोगे भाई? एक जज की क्वालिटी आप किस हिसाब से तय करोगे? मेरिट का कोई पैरामीटर होना चाहिए। हमारी इंडिया की जो कैकोफोनस डेमोक्रेसी है, कैकोफोनस डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर लैंग्वेज के लोग हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इसलिए कैकोफोनस है। आप लोकसभा राज्यसभा में देख लो कितनी बहस होती रहती है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को गरियाते रहते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि क्या ये जो 9 जजेस सेलेक्ट हुए हैं वो इस वेराइट डेमोक्रेसी के हिसाब से सही है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जजेस सेलेक्ट हुए हैं इसमें 3 तो वुमेन जजेस हैं, ठीक है? तो इसमें 3 है आपकी वुमेन जजेस, ठीक है? और उनमें से एक अभी सीजीआई है टॉप कोर्ट की। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी वुमेन जज जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज इलेक्ट हुई है वो कौन से स्टेट की सीजीआई है, मतलब चीफ जस्टिस है। सीजीआई तो नहीं बोलना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलना चाहिए। तो जो 3 वुमेन का अपॉइंटमेंट अभी हुआ है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें से कौन सी एक वुमेन है जो किसी हाई कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस है? प्लस एक जज शेड्यूल कास्ट के हैं, एक जज बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, और जो 9 के 9 जजेस सेलेक्ट किए गए ना वो 9 अलग अलग स्टेट्स के हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। तो ओवरऑल इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि जो कॉलेजियम है इसने सिलेक्शन में अनबायसनेस दिखाया है। और सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात को एम्फेसाइज कर चुका है कि देखिए, चूंकि हम कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ये बात दुनिया को और देश को दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, और हमने यहाँ पे प्रॉपर मेरिट के बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया। 2019 में एक 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, और उस 5 जज बेंच में हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब भी थे। इन्होंने एम्फेसिस दिया किस बात पे? देयर कैन बी नो डेनियल that there is a vital element of public interest in knowing about the norms which are taking into consideration in selecting candidates for the higher judicial office and make judicial appointments। मतलब इनका क्या कहना है कि भाई देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम कॉलेजियम के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देश की जनता को इस बात के लिए कन्विंस करें कि हम कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्या वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या तय किए गए? तो पैरामीटर्स जो तय किए गए उनमें एक पैरामीटर है आपका मेरिट, एक है सीनियरिटी, एक है इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड डेवलप्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक है वुमेन, एक है रिलीजन, एक है रीजन, और एक है कम्युनिटीज। तो ये ओवरऑल ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और ओवरऑल पीडीटी आचार्य साहब इस अपॉइंटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने बोल रहा है कि यहाँ पे बड़ा जबरदस्त काम किया है कॉलेजियम ने। जिन लोगों का भी नाम यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ये सब जानते हैं कि भाई उन्होंने सिटीजन की फ्रीडम के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया है। ओके, कुछ लोगों को तो इसलिए भी जाना जाता है कि कोविड-19 के समय जब सरकारें सो रही थी तो सरकारों को उनके स्लंबर से जगाना, उनको याद दिलाना कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे आपको लोगों के लिए काम करना है। ऐसे भी कुछ प्रोग्रेसिव प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं हाई कोर्ट के इन जजेस ने जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। तो ओवरऑल सिलेक्शन ऑफ जजेस के लिए पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है यहाँ पे सीजीआई को। एक छोटी कंट्रोवर्सी उठ रही है यहाँ पे। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि रूल ऑफ सीनियरिटी को फॉलो नहीं किया गया। रूल ऑफ सीनियरिटी का क्या सीन है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सीजीआई बनते हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो सीजीआई बनता है। तो इसी लॉजिक से ये बोला जाता है कि हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को ही आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन पीडीटी आचार्य साहब बोल रहे हैं कि इसका देखिए कोई लॉजिक नहीं है। इस एक सिंगल क्राइटेरियन की वजह से, रूल ऑफ सीनियरिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 सालों से जो वैकेंसीज हैं वो पाइल अप होती जा रही, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस रूल ऑफ सीनियरिटी को फॉलो करने के चलते हो क्या रहा है कि पिछले 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। तो फाइनली अब अपॉइंटमेंट हुई है तो उसमें कमियां मत निकालो। पिछले 22 महीनों का लॉक जैम यहाँ पे पूरी करने की कोशिश की गई है एक झटके में, और बड़े प्रैग्मेटिक अप्रोच से पूरी करने की कोशिश की गई है। और डेफिनेटली जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि रूल ऑफ सीनियरिटी वायलेट हुई है, लेकिन कोई भी प्रेजेंटली अपॉइंटेड जजेस के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा है। मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो जज अपॉइंट किए गए हैं डेफिनेटली उनके अंदर क्वालिटी है, डेफिनेटली उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। हाँ, रूल ऑफ सीनियरिटी थोड़ी बहुत वॉयलेट हो गई हो तो बात अलग है, बट अब रूल ऑफ सीनियरिटी वॉयलेट होने को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे? तो इनका बोलना है कि भाई देखिए, हमारा देश 130 करोड़ की आबादी का देश है, और यहाँ पे अगर आपको 9 लोग सेलेक्ट करने हो हाईएस्ट जुडिशरी के लिए तो काफी मुश्किल काम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कॉलेजियम ने जो अपॉइंटमेंट की है अपने आप में तारीफ, मतलब काबिले तारीफ है। फिर रिसेंटली ये भी देखा गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी 7 नाम डिस्ट्रिक्ट जजेस के क्लियर किए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है
उसने डिस्ट्रिक्ट जजेस की पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए 7 नाम क्लियर किए। तो कुल मिला के जो पूरी की पूरी टीम रमन्ना है, टीम रमन्ना मतलब केंद्र के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है और स्टेट के लेवल पे जो हाई कोर्ट्स की जो कोलेजियम है, अगर वो तेजी से काम करने लगे तो जो भी सीटें जुडिशरी वगैरह में खाली हैं उनको एक प्रोएक्टिव बेसिस पे भरा जा सकता है। बस यही यहां बताया गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। कर्बिंग डेल्टा, इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ न्यू वेरिएंट्स आर एसेंशियल इन फाइटिंग द पैंडेमिक। ओवरऑल आप देखिए तो इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए। अब कम तो हमको लगेंगे, एक समय पे 4 लाख केसेस एक दिन में आ रहे थे, तो अब 35,000 आ रहे हैं तो कम लगेंगे, लेकिन 35,000 भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में तो 4-5 हजार केसेस दिन में आते हैं और वो उसी में परेशान है, और हम तो 35,000 पे हैं। ठीक है, 35,000 बहुत ज्यादा है। हालांकि अब 4 लाख का हम लोग देख चुके हैं हिसाब, तो हमको 35,000 भी थोड़े कम ही लग रहे हैं। लेकिन इन 35,000 इन्फेक्शन में अगर आप ओवरऑल देश में 4 इन्फेक्शन मानो तो 3 तो आपके केरला महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि ओवरऑल इस समय पे पूरे देश में जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से 60% केरला से आ रहे हैं। और इसलिए भी यहाँ पे इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि केरला को एक मॉडल स्टेट समझा गया है कोरोना की हैंडलिंग में। केरला एक ऐसा स्टेट बनना गया है जिसने कोरोना को सबसे बेटर हैंडल किया है। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे केरला में कि इतने ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए? तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई कोई ना कोई तो नया वेरिएंट फैल रहा है, एक ये रोल बताया जा रहा है। लेकिन नया वेरिएंट फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसाकॉग की, इंडिया सार्स जेनोमिक्स कंसोर्टियम की। ये एक रिपोजिटरी है लैब्स का, 10 लैब्स का, जो कि कोरोना वायरस की वेरिएंट्स को मॉनिटर करते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैंपल उठाएंगे ये लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव वाले, और उसमें चेक करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कौन से वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया है। और इनके रिजल्ट से पता चला है कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुए इंडिया के अंदर। कुल मिला के अगर आप बात करो तो इंसाकॉग ने टोटली 50,000 सैंपल्स को एनालाइज किया है। ठीक है, जिसमें से अबाउट 2/3 30,230 सैंपल्स वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थे। आपको पता है कि पूरी दुनिया में वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, यूनाइटेड किंगडम वाला वेरिएंट, ब्राजील वाला वेरिएंट, ऐसा ही एक इंडिया का डेल्टा वेरिएंट है। हालांकि भारत सरकार ने ऑफिशियली बोला है कि भाई इंडिया के साथ मत जोड़िए डेल्टा वेरिएंट को, पूरी दुनिया में फैला है और हम नहीं जानते कि कहां से फैलना शुरू हुआ है। बट इंडिया में बहुत ज्यादा फैल गया तो इंडियन वेरिएंट बोल दिया इंटरनेशनल मीडिया ने, इंडियन मीडिया भी बोल रही थी, तो भारत सरकार ने बोला भाई ये मत बोलो, डेल्टा वेरिएंट बोलो। खैर वो एक अलग बात है। अब ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल 50,000 में से 20,000 तो डेल्टा वेरिएंट के केसेस हैं, और अगर 5,000 और एक्स्ट्रा जोड़ दो तो ये AY.1 और AY.3 है। मेन जो डेल्टा वेरिएंट है उसका जो एक्सटेंशन है वो AY.2 है, और इसके थोड़े मॉडिफिकेशन से AY.1 और AY.3, ये भी डेल्टा है बट थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। तो 20,000 तो सीधे सीधे डेल्टा वेरिएंट AY.2 है और 5,000 AY.1 और AY.3 है। तो कुल मिला के ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं, और कभी कभी ये म्यूटेशंस हमारे इम्यून सिस्टम को अवॉइड कर जाते हैं, डिटेक्ट नहीं होते हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। और डेल्टा वेरिएंट तो एक ऐसा वेरिएंट है जिसने पूरी दुनिया में इन्फेक्शंस कॉज किए, और पता नहीं कितने सब नीले जहां निकल आए डेल्टा वेरिएंट के, AY.1, AY.2, AY.3, ये तो प्रीडोमिनेंट है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सब वेरिएंट्स है डेल्टा वेरिएंट के। अब सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि किस हद तक जो हमारी वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव है इस डेल्टा वेरिएंट को हराने में। देखिए, ये जो वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस की, इनके रिस्पेक्ट में आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये पूरी तरीके से आपको बीमारी से इजाद दिला देंगे, नहीं। इनका काम है कि आपके अंदर बीमारी को एक लिमिट से ज्यादा ना बढ़ने देना, आपकी मॉर्टेलिटी को चेक में रखना, आपके हॉस्पिटलाइजेशन को चेक में रखना। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लेते और आपको डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्ट करता तो शायद आपको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होना पड़ता, आपकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती। लेकिन अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी नेचुरली डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा लड़ पाएगी, आपकी हालत ज़्यादा डेटोरिएट नहीं करेगी। तो वैक्सीन कवरेज ने डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने में मदद की है। लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ओके, प्लस अभी इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने एक और नई 3 शॉट वैक्सीन अप्रूव कर दी जिसका नाम है ज़ाइकोव-डी। ज़ाइकोव-डी में 12 साल या उससे ज्यादा के साल के बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है, एडल्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इंटरिम एफिशिएंसी डाटा ये बताता है थर्ड फेज ट्रायल का कि इसकी 66% एफिशिएंसी है, लगभग 28,000 लोगों पर ट्रायल हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ऑफिशियली जो थर्ड फेज ट्रायल्स हैं उसके रिजल्ट इन्होंने रिलीज नहीं किए हैं। जो भी रिजल्ट्स होंगे डेफिनेटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने रखे गए होंगे, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस थर्ड फेज ऑफ रिजल्ट्स के बेसिस पे ही अप्रूवल दिया होगा यहाँ पे।
बट पब्लिक डोमेन में फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, इसलिए वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है इसके ऊपर अभी भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि क्या है कि इस प्रकार के जो ट्रायल रिजल्ट्स होते हैं, अगर आप इनको पब्लिक डोमेन में रहते हो तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नोन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इन रिपोर्ट्स को वेट करेंगे, इन रिजल्ट्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे सही है कितने सही है कितने सही नहीं है। तो अभी के लिए अप्रूवल तो मिल गया है, बट फेज 3 रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएं इसका इंतजार किया जा रहा है। कोवैक्सीन के भी नहीं पब्लिश हुए थे, आज तक ठीक तरीके से पब्लिश नहीं हुए। फिर देखिए क्या बताया जा रहा है कि इंसाकॉक की भी यहाँ पे थोड़ी बुराई की जा रही है। इसका तो मैंने पहले भी क्रिटिसाइजमेंट किया कि इंसाकॉक बहुत कम कोरोना वायरस के सैंपल्स को एनालाइज करता है। हमने आज तक टोटल 50,000 सैंपल्स को एनालाइज किया, जबकि दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा केसेस इंडिया के अंदर है। तो हमारी जो इंसाकॉक की मॉनिटरिंग है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग है ना, वो और स्ट्रांग होनी चाहिए थी और एग्रेसिव होनी चाहिए थी, वो बहुत कम है। तो इतने कम इंसाकॉक मॉनिटरिंग में एक एंगल ये भी निकल के आता है कि हो सकता है कि कुछ वेरिएंट्स हम मिस कर जाएं। तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का बोलना है कि जेनोम सीक्वेंसिंग का जो रेट है इंडिया में ये बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, इन अफगान कोलैप्स द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये वाला जो आर्टिकल है, इन अफगानिस्तान कोलैप्स द फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस द ग्लोबल मीडिएशन हैज हैड अ पॉजिटिव रोल इन आस्किंग फॉर अ मोर प्रैग्मेटिक एटीट्यूड फ्रॉम द तालिबान इज विशफुल थिंकिंग। आर्टिकल किसने लिखा है? तो रमीन जहान बिगलू ने लिखा है। डायरेक्टर है ये महात्मा गांधी सेंटर फॉर नॉन वायलेंस एंड पीस स्टडीज के जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स के प्लेन पे देखा कि अफगानिस्तान के लोग जमे हुए हैं, ऊपर से हवा में गिर रहे हैं। 16 अगस्त को देखा गया। फिर अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसको फॉल ऑफ साइगॉन से कंपेयर किया गया, जो कि वियतनाम में था। अमेरिकन डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो अफगानिस्तान वापस आया है, ये सॉरी तालिबान वापस आया है, इस तालिबान के वापस आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये जो अल्लाह के नाम पे ये लोग गलत तरीके से बार्बरिज्म फैला रहे हैं अफगानिस्तान में, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब जो बाइडेन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जो बाइडेन इस चीज के लिए डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल, बट ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकंसिलिएशन ज़ल्मई खालिजाद भी इतना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जब ये पीस डील साइन हुई थी ना तालिबान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ बातचीत नहीं करी गई। तो उस समय पे ये बात क्लियर हो गई थी कि कभी ना कभी तो तालिबान ताकत में आएगा। अभी का जो एक केओस है, इस केओस के लिए जो बाइडेन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो बाइडेन ने बहुत अनप्लान्ड तरीके से पुल बैक किया है, पुल आउट किया है अफगानिस्तान के अंदर। सबसे खास बात यह है कि ये सबको पता था शुरुआत से ही कि कभी ना कभी अफगानिस्तान की सरकार गिरेगी, तालिबान ताकत में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार से आएगी जब डिप्लोमेट्स का इवैक्यूएशन नहीं हुआ, लोगों का इवैक्यूएशन नहीं हुआ। ये सबसे मुश्किल बात है और इसके लिए ही यहाँ पे जो बाइडेन को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मॉरल फेलियर बताया जा रहा है अमेरिका का। अमेरिका अपने अमेरिकन सिटीजन्स को ही बाहर नहीं निकाल पाए अफगानिस्तान के अंदर से, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को निकाला है। हजारों की तादाद में अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्होंने अमेरिका और नाटो फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ लड़ने में मदद की है। अब वो सारे के सारे अफगानिस्तान के लोग बहुत वल्नरेबल हो गए हैं टुवर्ड्स, आप कह लीजिए, तालिबान। चूंकि आप अमेरिका तो भाग गया यहाँ से, अपने सिटीजन्स को पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रहा है, तो ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं, क्या इनके ऊपर अत्याचार करेगा तालिबान? तालिबान ने बोला हम अत्याचार करेंगे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से तालिबान काट रहा है लोगों को, ऐसा लग नहीं रहा कि तालिबान अपनी बात पे टिकने वाला है। तो ओवरऑल इसीलिए आप देखोगे कि बाइडेन ये जो यूएस फोर्सेस को निकालने का जो क्या नाम से काम था, उसको कुछ ज्यादा ही तेजी में कर रहे हैं। तो ज्यादा तेजी के करने के चलते यहाँ पे बिल्कुल केओस फैल गया। अब शुरुआत में तो सबको ये लगा, और हो सकता है बाइडेन को भी ऐसा लगा हो कि भाई जो 70,000 की और 80,000 की जो फुट आर्मी है तालिबान की, जो बिल्कुल शैबी लगती है, सड़कों पे चल रहे हैं आपकी मशीन गन लेके, ये कैसे लड़ेंगे 3 लाख ट्रेंड अफगान आर्मी के साथ? लेकिन भाई ये लड़ भी गए और इन्होंने कैप्चर भी कर लिया। धीरे धीरे मजार शरीफ और जो बड़े बड़े प्रोविंशियल कैपिटल्स थे इंक्लूडिंग काबुल, दे फेल डाउन इन फ्रंट ऑफ तालिबान। ओवरऑल आप देखोगे तो अफगान डिफेंस फोर्सेस की जो स्ट्रैटेजी रही थी, पहली बात तो यहाँ पे अफगान फोर्सेस को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑथर का बोलना है कि अफगान आर्मी की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई, अफगान डिफेंस फोर्सेस में बहुत सारा करप्शन, उनके ऑफिसर्स में बहुत सारा करप्शन है, ये भी बोला जा रहा है। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि जो अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस की टैक्टिक्स थी कि मेन शहरों के ऊपर कब्जा करके रखो और तालिबानियों को पहाड़ी इलाकों में ढकेल दो, इस टैक्टिक्स ने काम नहीं किया। तो ये जो तालिबानों के पहाड़ी, अच्छा पहले तो यूएस फोर्सेस ने ऑलमोस्ट तालिबान को भगा दिया था, लेकिन उस समय पे तालिबान जाके पाकिस्तान में छुप गया था।
ओवरऑल तालिबान का सपोर्ट बूस्ट अफगानिस्तान के लोग हैं। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि ओवरऑल ये जो करंट अफगानिस्तान की आर्मी है वो टिक नहीं पाएगी तालिबानियों के सामने, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। तालिबान की बात की जाए तो इनका जो ओरिजिन है वो पाश्तून मूवमेंट में, आपको पता है कि जो सबसे बड़ी ट्राइब है आपकी अफगानिस्तान के अंदर वो पाश्तून है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी तजीक ट्राइब, तीसरे नंबर पे आती है आपकी हजारा ट्राइब, और हजारा ट्राइब की परसिक्यूशन किया जाता है पाश्तून के द्वारा, तालिबान के द्वारा। पाश्तून तो नहीं बोलना चाहिए, तालिबान वाले सारी एथनिक माइनॉरिटीज को मारते हैं, हजारा को भी वो थोक के भाव मार रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, और इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि 9 लोग हजारा कम्युनिटी के, उनको मार दिया किसने? तालिबान ने। हजारा कम्युनिटीज में जो मैंने वीडियो बनाई है, हु आर हजारास एंड व्हाई दे आर गेटिंग किल्ड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जाके, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो कुल मिला के ओवरऑल आप देखो तो अब गिर चुका है दिस पाश्तून मूवमेंट, जो तालिबान है ये जीत के आ चुका है ओवरऑल। ये पहले भी जीत के आया था, ये अब भी जीत के आया है। पहले भी इन्होंने अपना वॉयलेंट और ऑथोरिटेरियन वर्जन लगाया था शरिया लॉ का, और यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि फिर से लगाने वाले, पब्लिक एग्जीक्यूशंस करेंगे, ठीक है ना। जिन्होंने भी चोरी करी उनके हाथ काट देना, ओवरऑल बुर्का, ऑल कवरिंग बुर्का, मतलब औरतों को पूरी तरीके से बुर्कों से ढक देना। पहले टेलीविजन, म्यूजिक, सिनेमा वगैरह बैन किए गए थे। हालांकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी तालिबानी फाइटर इस स्मार्टफोन पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे वीडियोस देखते नजर आते हैं, तो उतना स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आप डेमोक्रेसी के आसपास भी नहीं बोल सकते इस प्रकार के राज को, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में ऑथर का ये बोलना है कि जो तालिबान का राज है ये अफगानियों के लिए तो खतरे वाला है ही, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे वाला है। क्योंकि पहले ये जो इस्लामिक स्टेट बना था, इसको इराक और सीरिया में जगह मिली थी, और अब हो सकता है इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में जगह मिल जाए। ये जो अल कायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इनको अफगानिस्तान में जगह मिल जाए। यूएस ने पीस डील में साइन करवाया है तालिबान के साथ कि आप अल कायदा को अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन क्या गारंटी कि वो नहीं रखेंगे? वो बिल्कुल रख लेंगे, ठीक है ना, हार्बर कर लेंगे। तो टेररिज्म में अगर तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान में, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल अनस्टेबिलिटी लेके आएगा। अल कायदा और आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों का क्या फेट है ये काफी मुश्किल है जानना। इंटरनेशनल टेररिज्म यहाँ पे बढ़ने वाला है, डेमोक्रेसी किसी हिसाब की है नहीं, और सबसे खास बात यह है कि अब तालिबान के साथ डिसेंट वर्किंग रिलेशन मेंटेन करना ये भी अपने आप में मुश्किल काम है। इंडिया, ईरान, रशिया, चाइना ये सब चाहते हैं स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि सब अगल बगल के देश हैं, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इनके यहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। अब तालिबान किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा किसी को पता नहीं है। भले रशिया चाइना ने बैक एंड से मदद की तालिबान को पावर में आने में, लेकिन तालिबान यहाँ पे कितना किसके साथ कोऑर्डिनेट करने के मूड में, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा तालिबान की मदद की, तालिबान के अंदर के बहुत फैक्शंस है जो कि एंटी पाकिस्तान है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट अटैक शुरू हो जाए। टर्की, सऊदी अरेबिया, दे ऑल आर इन फियर। इस्लामिक जिहादिज्म पूरे वेस्ट एशिया में बढ़ सकता है इस डिबैकल के चलते, और इससे टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। ये बोलना है रमीन जहान बिगालू का। तो एक छोटा सा आइडिया था, कुछ बहुत यूनिक आइडियाज तो नहीं थे, बट ठीक है, एक आर्टिकल था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर बात करते हैं पोस्ट पोल ट्रुथ के बारे में। कोर्ट ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब इज अ ब्लो अगेंस्ट वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल। भाई, तो अब एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल में क्या वजह है आपकी पोस्ट पोल वायलेंस? देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस को वेस्ट बंगाल में एक नॉर्मल बात माना जाता है। अब इसको मास एम्पावरमेंट से रिलेट कर लीजिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस से कर लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कर लीजिए। देखिए, इस बार वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए ना वो बड़े खतरनाक हुए। जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी जबरदस्त थी, बीजेपी भी मूड में थी और तृणमूल कांग्रेस भी मूड में थी। तो डेफिनेटली जीतने के बाद, अब बीजेपी जीतती तो कितना वायलेंस होता वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी देखिए ज्यादा जीती नहीं है वेस्ट बंगाल में। लेकिन वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस, इन सबको मालूम है कि इलेक्शन के बाद वायलेंस होता है। तो ये जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस है, इसको विक्टर सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट और ट्रायम्फलिज्म से जोड़ा जाता है। लेकिन ये बहुत कंडेमनेबल है। कंडेमनेबल क्यों है? क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही होती है तब वो कैंपेनिंग बहुत स्पॉन्टेनियस होती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जीतने की कोशिश कर रही होती हैं, उनको किसी भी हाल में पावर में आना चाहता है। लेकिन एक बार इलेक्शन खत्म हो गया, जब आप जीत गए तब तो आप जीत गए ना। तो जब एक बार आपको पता चल गया हो आप जीत गए, तो उसके बाद वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप जीतने के बाद सोची समझी साजिश के तहत वायलेंस कर रहे हो, देन दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, फिर वो प्लान्ड होता है। फिर प्लान तरीके से रूलिंग पार्टी के लोग जाके अपोजिशन की पार्टी के लोगों को मारते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ
2 मई को जब स्टेट असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए और पता चला तृणमूल कांग्रेस जीत गई है, उसके बाद वॉयलेंस ब्रोकआउट हुआ और ऐसा बोला गया कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के पार्टी वर्कर्स को मारा, बहुत सारे लोगों की यहाँ जान चली गई। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने बोला, बीजेपी को इल्जाम लगाया कि बीजेपी उनके पार्टी वर्कर्स को मार रही है और ये इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगते रहे। फाइनली केस कलकत्ता हाई कोर्ट के पास पहुंचा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी की और उन्होंने बोला कि भाई देखिए, एक तो जो रेप और मर्डर जो सीरियस क्राइम्स के केसेस हैं उनको टेकअप करेगी सीबीआई, ठीक है, सीबीआई उसमें प्रोब करेगी, और जो बाकी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होंगे वो उसको देखेंगे, और दोनों ही इंक्वायरी कलकत्ता हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंदर होंगी। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो 5 जज बेंच थी कलकत्ता हाई कोर्ट की, इसने सबसे पहले तो क्रिटिसाइज किया फियर्स रिकमेंडेशन बाय द रूलिंग तृणमूल पार्टी एंड अपोजिशन लेड बाय भारतीय जनता पार्टी। भाई दोनों ही पार्टी के वर्कर्स एक दूसरे के साथ जत्थे जत्था लड़ गया। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस थोड़ा एडवांटेज पे आ गई थी, रीजन बीइंग कि वो वहां पे इलेक्शन जीत गए थे। तो सबसे खास बात ये है कि ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल का, इसमें जो पोस्ट पोल वॉयलेंस है इसको जस्टिफाई किया जाता है, ये किसी भी हिसाब से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है यहाँ पे एक्शन लेना, क्योंकि अगर आप इस इलेक्शन में एक्शन ले लोगे ना, तो जब अगली बार इलेक्शंस होंगे 2026 में, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को याद रहेगा कि पिछली बार एक्शन हुआ तो थोड़ा लोग औकात में रहेंगे। जब इस प्रकार का पोस्ट पोल वायलेंस हो और कोई एक्शन ना हो इसके अगेंस्ट, तब अगली बार पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि यार पिछली बार कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ममता बनर्जी जी की सरकार ये क्लेम करती है कि जैसे ही हमने 5 मई को ऑफिस रिज्यूम किया, इस प्रकार का सारा बवाल बंद हो गया। उस समय काफी प्रॉब्लम हुई थी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने से और ममता बनर्जी जी का जो शपथ लेने वाला काम था, इसके बीच में 3 दिन का गैप था। 2 मई को इलेक्शन जीते, 5 मई को ममता बनर्जी ने शपथ ली। जो बीच के 3 दिन का समय था ना, इसमें सबसे ज्यादा पोल वायलेंस देखने को मिला। और उस समय पे अनाउंसमेंट आ रहे थे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि 5 मई को पूरा का पूरा वायलेंस बंद हो जाएगा। तो क्या बीच के 3 दिन आप ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस करोगे? तो इस प्रकार से लेके तृणमूल कांग्रेस को काफी क्रिटिसाइज किया गया। फिर यहाँ पे एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक पैनल बना था। यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के भी लोग थे। इन्होंने फील्ड असेसमेंट किया, ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत करी। तो ग्राउंड पे जाके जब इन्होंने लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने बताया कि भाई बहुत वायलेंस हुआ है, लड़कियों का रेप हुआ है, यहाँ पे लोगों को मारा पीटा गया है और पुलिस उनकी एफआईआर भी फाइल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल साहब, इन्होंने ये बोला कि भाई हम सीबीआई को प्रोब यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल की सर्वे से ये पता चला है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है, ये जबरदस्ती केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे जो पुलिस है वो चीजों को ठीक तरीके से टेकअप नहीं कर रही है, इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई एक इंडिपेंडेंट कमिटी की जरूरत है, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी की जरूरत है जो यहाँ पे प्रोब कर पाए। और वो कौन है? वो निकल के आई सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक्टिव चीफ जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने बोला कलकत्ता हाईकोर्ट के। फिर एक ओपिनियन यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस आईपी मुखर्जी साहब ने दिया। इन्होंने ये बोला कि भाई रूलिंग पार्टी ने किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस प्रमोट नहीं किया। ये इन्होंने कंटेक्स्ट में बोला इलेक्शन खत्म होने के बाद। इलेक्शन खत्म होने से पहले जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों मूड में थे। ऐसा सुनने में आया कि जब इलेक्शन खत्म हो गया तब तृणमूल कांग्रेस फॉर्म में आ गई और बीजेपी थोड़ा बैक एंड पे चली गई, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वायलेंस शुरू हुआ। तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से भी कुछ जवाब आया हो। अब जो हुआ वो नहीं हुआ वो तो देखो प्रयोग में पता चलेगा, लेकिन कुल मिला के यहाँ लड़ाई तो हुई है। और ओवरऑल जो जजेस का स्टांस है वो जजेस का स्टांस बीजेपी के फेवर में जा रहा है, और ये फेवर में किसी और वजह से नहीं जा रहा है। ग्राउंड लेवल पे इन लोगों ने सर्वे करवाया और लोगों ने बताया है कि भाई किसी भी प्रकार से उनकी एफआईआर फाइल नहीं की जा रही, उनकी बातें पुलिस नहीं सुन रही है। तो राज्य की सरकार जब उनकी प्रॉब्लम से एड्रेस नहीं करेगी तो यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी तो देखिए करानी ही पड़ेगी। अब ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपील भी फाइल कर सकता है, डेफिनेटली अपील फाइल कर सकता है। हालांकि एक और बात है, पूरी तरीके से यहाँ पे बीजेपी को न्यूट्रल बोल देना और बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। रूलिंग पार्टी का कितना कमिटमेंट था रूल ऑफ लॉ की तरफ, इसके ऊपर भी एक डाउट है यहाँ पे, और ये डाउट कास्ट करना भी जेन्युइन है। अगर तृणमूल कांग्रेस दूध की धुली नहीं है तो बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। हाँ, यहाँ पे बात इलेक्शन से पहले क्या हुआ उसकी नहीं हो रही है, इलेक्शन के बाद किसने वायलेंस किया उसकी हो रही है। आपने जितनी कैंपेनिंग की इलेक्शंस में, जितना पोलराइजेशन किया, वो एक अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट चीज। अब अलग तो नहीं है, देखिए जो सीड्स आप बोएंगे आपको उन्हीं का हिसाब मिलेगा बाद में, बट चलिए वो एक अलग बात है। एक बार जब इलेक्शन पूरे हो गए तो चीजें शांत पड़ जानी चाहिए।
यहां पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस ने चीजों को एग्रेवेट किया है और बीजेपी के खिलाफ सिस्टमैटिक तरीके से वायलेंस किया है, और ऐसा यहां पे कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस तक बोल रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये जो वायलेंस का कल्चर है और पोस्ट इलेक्शन ट्रायम्फलिज्म है वेस्ट बंगाल में, ये बंद होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इलेक्शन कैंपेनिंग में तो ये सब चीजें फिर भी समझ में आती हैं, लेकिन एक बार आप इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद आप ये काटा पीटी मचा रहे हो, लोगों को मार रहे हो, फैटल तरीके से लोगों को मार रहे हो, लड़कियों का रेप कर रहे हो, बस ये दिखाने के लिए कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, यहां पे किस हद तक बीजेपी इन्वॉल्व थी इसमें, ये भी कहीं ना कहीं इन आप कह सकते हो ये जो कमिटीज बनी है और जो सीबीआई इंक्वायरी करेगी इसके बेसिस पे पता चलेगा। एक्चुअली में यहां पे इस इश्यू को किस प्रकार से टेकअप किया जा रहा है, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप ओवरऑल इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको इंडिविजुअल केस वाइज चलना पड़ेगा। तो उन लोगों को जिनका नाम इस बेस में आया कि भाई इनके यहाँ पे रेप हुआ, इनका मर्डर हुआ, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस इन्वेस्टिगेशन में पता करने की कोशिश की जाएगा कि कौन सी पार्टी के गुंडे थे, बीजेपी के थे कि तृणमूल कांग्रेस के थे। और जब फाइनली यहाँ पे सीबीआई फाइनल चार्जशीट फाइल करेगी, फाइनल केस लॉ रिपोर्ट फाइल करेगी, तब जाके मालूम पड़ पाएगा कि एक्चुअली में इस पूरे के पूरे पोस्ट पोल वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। तो ये बताया गया। और अब चलते हैं अपने फाइनल आर्टिकल पे। ये फाइनल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकसिंग ऑन डिजीजेस साइडलाइन बाय कोविड-19। इस कोविड-19 के क्राइसिस के चलते कौन सी डिजीज साइडलाइन हो गई हैं? देखिए दुनिया भर में जो 71% डेथ्स होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट डिजीज हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर। तो इस प्रकार के जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, तो ये तो एनसीडी हो गए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, क्रोनिक डिजीज, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और कैंसर। इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इसमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी वजह है ग्लोबल डेथ्स की। 1 out of every 4 डेथ्स अकर्स ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से 4 में से 1 डेथ होगी, और ये यंगर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस प्रकार की डिजीजेस यंग पर्सन्स में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और उनका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से 30 से 69 ईयर्स की एज ग्रुप में प्री मैच्योर लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू एनसीडी, ये एक बहुत कॉमन कॉज है और ये इंडियंस में बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से 40 से 69 ईयर्स के एज ग्रुप में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। आज की डेट में जब हमारी एवरेज एज 70 साल से ज्यादा है, तो उससे कम में अगर इंसान की जान जा रही है किसी भी वजह से, देन दैट इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न। और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक कॉज ऑफ कंसर्न की तरह निकल के आ रहे हैं। तो इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के चैलेंज को टैकल करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, और नेशनल हेल्थ मिशन में नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक लागू किया गया 2010 में, जिसका टारगेट था इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, गुड हेल्थ को प्रमोट करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट करना, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल। अच्छी बातें हैं यहाँ पे। लेकिन कोरोना के पैंडेमिक के बाद चीजें बदल गई। जितनी तेजी से कोरोना फैलना शुरू हुआ, उसने हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को सीवियरली टेस्ट किया है। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि कोरोना के चलते बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई, जैसे कि मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस, हेल्थ सर्वेलेंस, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे करवाई मई 2020 में, और ये पता चला कि दुनिया की 155 कंट्रीज जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं, मतलब खासकर 155 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा लो इनकम है, कम पैसा कमाने वाली कंपनीज हैं, वो इस कोरोना के डिसरप्शन से बहुत ज्यादा परेशान हुई हैं। ये जो 155 कंट्रीज है ना, इनमें से ऑलमोस्ट 53%, आधे से ज्यादा कंट्रीज में हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट की सर्विसेज पार्शियली या कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई। डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट 49% बंद हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट 42% कम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज का ट्रीटमेंट 31% कम हुआ। तो कोरोना के आने से ये जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, इनका ट्रीटमेंट कम हुआ है। तो इससे आप एक प्रॉपर कोरोलरी ड्रॉ आउट कर सकते हो कि कोरोना की वजह से तो एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं, और कोरोना के चलते जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि सबसे बड़ा किलर है पूरी दुनिया में, इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी कम हुई हो। और चूंकि हेल्थ फैसिलिटी इनकी कम हो गई है, तो कुछ लोग तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी यहाँ पे मरे होंगे, और उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई होगी, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है और उनको कोरोना ने भी पकड़ लिया। तो डेफिनेटली कोरोना के चलते
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को टैकल करने का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से भी बहुत ज्यादा जाने गई होंगी। हाँ, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है कि कितनी गई है। ओके, और जैसा कि बताया गया कि कोविड-19 अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हो गया जिसको पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो वो और ज्यादा रिस्क पे पहुंच जाएगा, और ज्यादा उसकी जो मॉर्टेलिटी के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ डाटा भी है। नेशनल हेल्थ मिशन का जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इंडिया में, उसने बताया कि जो सेरेब्रोवैस्कुलर आपकी डिजीज है, नीचे मुझे बताइए सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस किससे रिलेट करती है, थोड़ी मेहनत आप भी करो। तो ये जो सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस है, इसकी इमरजेंसी सर्विसेज 14% से गिरी है। ओके, और खास बात यह है कि कोरोना में और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में वो लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जो पहले से डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट सुनने में आया एक रीसेंट स्टडी में कि भाई इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि जिंदगी जी रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। आप कह सकते हो कि अगर 2 लोगों को डायबिटीज है इंडिया के अंदर, तो एक ही को मालूम पड़ता है कि उसको एक्चुअली में डायबिटीज है, दूसरे वाले को पता ही नहीं रहता है कि उसको डायबिटीज हो गया। और अगर उसको कोरोना ने पकड़ लिया तो हालत खराब हो जाएगी, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसकी हालत कोरोना के चलते खराब हो रही है। दिल्ली में यह पाया गया कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं हॉस्पिटलाइज्ड, उसमें से 47.1% को डायबिटीज है। तो डायबिटीज भी आप कह सकते हो एक प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ आप कोविड-19 का कॉम्बिनेशन बना दो तो इतना तगड़ा कॉकटेल बनता है कि वो आदमी को ले डूबता है। फिर बहुत सारी कंट्रीज में ये भी देखा गया कि वो स्टाफ जो पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ट्रीटमेंट में लगा हुआ था, जैसे ही कोविड-19 फैलने लगा उसको कोविड-19 के लिए डायरेक्ट कर दिया गया। पब्लिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। मेडिसिन की शॉर्टेज, डायग्नोस्टिक्स की शॉर्टेज, टेक्नोलॉजीज की शॉर्टेज, जो भी प्लांट ट्रीटमेंट थे ओवरऑल इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, ये सब पोस्टपोन कर दिए गए। क्यों? कोरोना के चलते। तो एनसीडी सर्विसेज यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर गई थी। सारा का सारा जो रिसोर्सेज था वो सब कोविड की तरह ट्रांसफर कर दिया गया। और चूंकि ये डिसरप्शन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि एनसीडी सर्विसेज के टूटने की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। प्लस यहाँ पे लॉकडाउन और रिड्यूस्ड फिजिकल इंटरेक्शन हो गए, तो लोनलीनेस थी, तो इससे जीरियाट्रिक पॉपुलेशन भी अफेक्ट हुई है। मेंटल हेल्थ के केसेस यहाँ पे बढ़ने लगे, क्योंकि जब आप घर में बंद हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको आने लगेगी। फिर इस लॉकडाउन के चलते एनसीडी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। घर में जो बंद लोग हैं वो अल्कोहल पीने लगेंगे, टोबैको खाने लगेंगे, एक अनहेल्दी डाइट खाने लगेंगे, और इन सब चीजों से उनके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। बैठे बैठे घर में जोमेटो ऑर्डर करोगे तो यही होगा। मैंने खुद ही कम किया है ऑर्डर करना, रीजन में थोड़ा मैं भी डरने लगा हूं अब, बीच में जब 1-2 बार तबीयत खराब हुई। तो कुल मिला के यहाँ पे कोविड-19 की प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ इंडिया को और ज्यादातर कंट्रीज को एनसीडी सर्विसेज को भी भाई प्रोएक्टिव लेवल पे टेकअप करना पड़ेगा। कोविड-19 की प्रिपेयर्डनेस के साथ लो इनकम कंट्रीज में केवल 42% ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनसीडी सर्विसेज को भी प्रोएक्टिव बेसिस पे शुरू किया है। बहुत सारी कंट्रीज में टोबैको सेसेशन एक्टिविटीज चलाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों का टोबैको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोबैको कंजम्पशन इज रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए आप टेलीमेडिसिन को भी टैकल कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज अभी इस बात का डाटा ही पता नहीं कर पाए हैं कि कितने एग्जैक्टली कोविड-19 की वजह से मरे, कितने एनसीडी की वजह से मरे, कितने कंबाइंड कॉजेस की वजह से मरे। एनसीडी को टैकल करने के लिए आपको कंटेक्चुअल मेथड्स मैसेजेस रिले करने पड़ेंगे। तो कहीं पे फोन करो तो कोरोना का वही मैसेज बार बार फोन पे दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि कोरोना के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ भी आपका ध्यान लेके आया जाए, क्योंकि अगर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचे हुए हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप वैसे भी कोरोना वायरस से लड़ लोगे। और सबसे खास बात यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड जो स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट है, ये प्रोएक्टिव लेवल पे चालू रहना चाहिए। इसको बंद करना ठीक नहीं है। एक ऑल सोसाइटी अप्रोच को लेके आना है। डब्ल्यूएचओ का गोल है ना कि ओवरऑल 25% हमको रिलेटिव रिडक्शन करना है ओवरऑल मॉर्टेलिटी में, जो कि कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, डायबिटीज और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में होते हैं 2025 तक। तो इन बीमारियों की वजह से 2025 तक जो भी मॉर्टेलिटी है, उस मॉर्टेलिटी को रिलेटिवली हमको 25% कम करना, ये डब्ल्यूएचओ का गोल है। और ये तब तक कम नहीं हो सकता जब तक लो इनकम कंट्रीज प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट की सर्विसेज नहीं चलाती नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। एक लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देखिए सारे लाइफस्टाइल तो नहीं, अब कैंसर हो गया तो वो किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन हार्ट की हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
इस प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इनको आप एक्सरसाइज करके अपने डेली शेड्यूल को अच्छा रख के, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं खुद ही रात रात भर जगता रहता हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो मेरी खुद ही लाइफस्टाइल हिली हुई है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं इस बात को कि आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी है आपकी खुद की हेल्थ के लिए। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ज्वाइन करें दोस्तों। आपके ज्वाइन करने से स्पेसिफिकली मुझे बहुत मदद मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।